राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित लगभग 4 क्लासें ली थी। यह हमारी 5वीं क्लास रही। यह शिक्षण विधियों में जो विधियां हैं उनसे संबंधित आखिरी क्लास है। इसके बाद हम जो विज्ञान शिक्षण में या विज्ञान की हम बात करें तो उसमें राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है या भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, योजना का मतलब जैसे इंस्पायर अवार्ड जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदर्शनी बच्चों द्वारा की जाती है राजकीय विद्यालयों में, फिर उसके बाद उनका चयन राज्य स्तर के लिए होता है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, विज्ञान क्लब आदि ये जो चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनसे भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है इससे हम शुरुआत करते हैं। प्रयोग प्रदर्शन या इसे प्रदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रयोग प्रदर्शन या प्रदर्शन विधि की बात करें तो यह विधि जो है देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त पर आधारित है। याद रखना, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है यह कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? मूर्त से अमूर्त। इस विधि में अध्यापक पाठ में आए बिंदुओं के आधार पर प्रयोग करके बताता है। जो ये विधि है इसमें अध्यापक क्या करता है, जो पाठ में जो बिंदु आते हैं उनके आधार पर प्रयोग करके बच्चों को बताता है। प्रयोग प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां से सभी छात्रों को आसानी से क्या दिख सके। जो प्रयोग या कोई भी हम मॉडल बच्चों को बता रहे हैं तो वो ऐसी जगह या ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से सभी बच्चे उसको आसानी से क्या कर सके, देख सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विधि में इसके सोपानों की। तो इसका प्रथम सोपान है प्रदर्शन पूर्व तैयारी करना, फिर है पाठ प्रस्तुतिकरण करना। तीसरे सोपान की बात करें तो विषय सामग्री प्रस्तुत करना, फिर आता है प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न भागों की व्याख्या करना, श्यामपट्ट लेखन और अंतिम सोपान है प्रतिलेखन एवं निष्कर्षण। तो यह जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि के सोपान है। प्रथम है प्रदर्शन पूर्व तैयारी करना, फिर पाठ्य या पाठ प्रस्तुतिकरण करना, फिर आता है विषय सामग्री प्रस्तुत करना, फिर आता है प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न भागों की व्याख्या करना, श्यामपट्ट लेखन और अंतिम जो है वह प्रतिलेखन एवं निष्कर्षण। नेक्स्ट हम बात करें इसके गुणों की। तो यह जो विधि है यह इसमें छात्र जो है दोस्तों सक्रिय रहते हैं। छात्रों में निरीक्षण एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। जो निरीक्षण क्षमता और मानसिक शक्ति इसका इसमें विकास होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि में जो प्राप्त ज्ञान है दोस्तों वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। इसके दोषों की बात करें तो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस विधि में जो छात्र हैं सभी को एक साथ बिठाकर प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है, तो जो छात्र उसकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सभी छात्र समान रूप से भाग नहीं ले पाते। और इसका जो अंतिम दोष है वो है छात्र संख्या अधिक होने पर अनुपयुक्त विधि है। अगर छात्रों की संख्या अधिक है तो यह विधि क्या होती है दोस्तों, अनुपयुक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने पर जो हम किसी प्रोजेक्ट या कोई प्रयोग का हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो छात्र ज्यादा रहेंगे तो उनको बैठाने में भी अव्यवस्था होगी। और अगर अधिक छात्र है और वो लंबी दूरी तक बैठे हुए हैं तो अंतिम छात्रों को सही से प्रदर्शन दिखाई भी नहीं देगा और जो अध्यापक द्वारा जो समझाया जा रहा है वह भी ध्यान से सुनाई नहीं देगा। इसलिए छात्र संख्या अधिक होने पर यह विधि जो रहेगी दोस्तों अनुपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें आगमन विधि की। जो विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं इसमें भी आगमन विधि आती है। यह विधि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अन्य विषय की शिक्षण विधियां जब आपने पढ़ी थी, हिंदी, गणित, पर्यावरण आदि की, जब आपने प्राय जो मुख्य परीक्षा से पूर्व तैयारी करी थी उसमें आपने इन सबको पढ़ा होगा। तो अब हम आगमन विधि की बात करें। जो आगमन विधि है यह प्रयोग प्रणाली विधि के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना, कभी कभी इस नाम से आ सकता है, वैसे ज्यादातर आगमन विधि के नाम से ही प्रश्न आता है। यह जो विधि है दोस्तों बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में छात्र स्वयं क्रियाशील रहते हुए नियमों की क्या करता है, खोज करता है। जो आगमन विधि है इसमें छात्र जो है वह स्वयं क्रियाशील रहता है और नियमों की खोज करता है। बालक एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। याद रखना, जो आगमन विधि है इसमें बालक एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। आगमन विधि मार्ग है काय का, खोज का। जो आगमन विधि है वो किसका मार्ग है, खोज का मार्ग है। प्रश्न आता है कभी ऐसे कि आगमन विधि किसका मार्ग है, तो जो है आगमन विधि वो किसका मार्ग है, खोज का। जायसी के अनुसार, जो एक जायसी है, इन्होंने आगमन विधि के बारे में कहा, विशिष्ट दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना ही क्या है, आगमन विधि है। जो विशिष्ट दृष्टांत रहते हैं उनके माध्यम से या उनके आधार पर क्या करना, सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना ही क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। यह जायसी द्वारा आगमन विधि की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें इसके सूत्रों की। तो जो आगमन विधि है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर
उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह इसके शिक्षण सूत्र है। यहाँ इस देश का मतलब आप समझ लेना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, कभी ऑप्शन में आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या आपको ऐसे भी दे सकते हैं ज्ञात से अज्ञात। इसका मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो इसका शिक्षण सूत्र है आगमन विधि का, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म का मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो यह इसके 5 शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के। अभी नेक्स्ट हम निगमन विधि पढ़ेंगे, वहां पर भी यही 5 शिक्षण सूत्र रहेंगे, बस ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। वहां पर मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इन शिक्षण सूत्र को कैसे याद रखें कि आगमन विधि में कौन सा होता है, निगमन में कौन सा आता है। तो ये आगमन विधि के 5 सूत्र हैं, इनको याद रखें। लेंडेन द्वारा ये दिए गए थे। इसके सोपानों की हम बात करें तो इसका प्रथम सोपान है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा सोपान है नियमीकरण या सिद्धांत निरूपण, और चौथा सोपान है अभ्यास। तो आगमन विधि के सोपानों की बात करें तो इसमें सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर विश्लेषण किया जाएगा, फिर नियमीकरण या सिद्धांत निरूपण किया जाएगा, और अंत में क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। आगमन विधि के सोपान के बाद हम इसके गुणों की बात करें तो ये जो आगमन विधि है दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है। इसमें जो प्राप्त ज्ञान है वह क्या होता है, स्थायी होता है। अध्यापन की क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो यह विधि है यह किसकी, अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अनुसंधान प्रधान विधि है, क्योंकि इसमें खोज होती है या बालक एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह अनुसंधान प्रधान विधि है। यह क्रियाशीलता पर आधारित है, इसमें खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। यह क्या करती है, यह विधि बालक में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। और तर्क व चिंतन का भरपूर विकास, जो आगमन विधि है इसके द्वारा तर्क एवं चिंतन का क्या होता है, भरपूर विकास होता है। तो यह आगमन विधि के गुण है। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है, प्राप्त ज्ञान स्थायी है, अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि, अनुसंधान प्रधान विधि, क्रियाशीलता पर आधारित है, खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, और तर्क व चिंतन का इसमें क्या होता है, भरपूर विकास होता है। नेक्स्ट हम इसके दोषों की बात करें आगमन विधि के, तो उच्च स्तर के लिए अनुपयोगी, जो उच्च स्तर के बालक है उनके लिए, या उच्च स्तर की कक्षाओं की बात करें हम, उनके लिए यह क्या होती है, अनुपयोगी होती है। इस विधि में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। इस विधि में जो है ग्रहणशीलता की क्या आती है, कमी रहती है। जो आगमन विधि इसमें ग्रहणशीलता की कमी रहती है। शिक्षक और विद्यार्थी रुचि नहीं लेते, क्यों, क्योंकि कार्यभार जो रहता है इसमें अधिक होता है। कार्यभार अधिक होने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी इस विधि में रुचि नहीं लेते। पाठ्यक्रम पूरा कराने में असमर्थ विधि, चूंकि कार्यभार अधिक रहता है इसलिए यह विधि क्या है, पाठ्यक्रम पूरा कराने में असमर्थ होती है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। जो आगमन विधि है इस पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करें निगमन विधि की। जो आगमन विधि है उसकी जो विपरीत विधि होती है एक तरह से वह निगमन विधि होती है। इसे सूत्र विधि या सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं, याद रखना। आगमन विधि के बाद जो हम निगमन विधि पढ़ रहे हैं इसे सूत्र विधि या सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। यह जो विधि है दोस्तों यह क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, याद रखना। वह तो बाल केंद्रित थी और यह कैसी है, आगमन विधि तो बाल केंद्रित थी और निगमन विधि शिक्षक केंद्रित होती है। निगमन विधि में अध्यापक बालक को नियम बताता है, तत्पश्चात विभिन्न उदाहरण के द्वारा बालक से उस नियम का सत्यापन करवाता है। जो निगमन विधि में है इसमें बालक को जो शिक्षक है वो क्या करता है, नियम बता देता है, और नियम बताने के बाद उसको बहुत सारे एग्जाम्पल या उदाहरण कराता है और उन उदाहरणों के द्वारा उस नियम का सत्यापन करवाता है। निगमन विधि में बालक एक सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करता है। नियम का मतलब जैसे आपने विद्यार्थी को कोई सूत्र बता दिया, उस सूत्र को बताने के बाद आप क्या कर रहे हो, उस सूत्र से संबंधित उनको बहुत सारे उदाहरण करा रहे हैं। तो उदाहरण जब आप कराओगे तो उस सूत्र का प्रयोग बालक उस उदाहरण में करके उत्तर की प्राप्ति करेगा, तो वहां पर उस नियम का या उस सूत्र का क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तो निगमन विधि में बालक एक क्या करता है, सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी विधि में इसके सूत्रों की, तो जो निगमन विधि है यह अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर। यह इसके जो है शिक्षण सूत्र है। निगमन विधि में जो ये शिक्षण सूत्र है या आपने जो आगमन विधि पढ़ी थी अभी उसके शिक्षण सूत्रों के विपरीत है। वहां पर ज्ञात से अज्ञात था
उदाहरण से नियम था, प्रत्यक्ष से प्रमाण था, विशिष्ट से सामान्य था और स्थूल से सूक्ष्म था। आगमन विधि में जो सूत्र थे वह इसके क्या थे, उल्टे सूत्र थे। या हम बात करें तो वहां ज्ञात आगे था और अज्ञात पीछे था, तो इस तरह से वहां पर सूत्र थे। अब यहाँ पर क्या है, अज्ञात से ज्ञात क्यों। अब यह जो सूत्र है इनको आपको कैसे याद रहेगा कि आगमन में ज्ञात से अज्ञात आएगा या अज्ञात से ज्ञात आएगा। तो मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, आम। यह मैंने पहले भी जब आगमन निगमन विधि पढ़ाई थी वहां पर बताया था, आम। आप बस निगमन विधि के लिए आम याद रखें। क्या याद रखें, आम। निगमन विधि का जैसे ही नाम आए आप उसके शिक्षण सूत्रों में आम याद रखें, आ और म। देखो ये दो शब्द, दो वर्ण है, एक आ है और एक म है। अब आप देखो आ, अगर निगमन विधि की बात करें तो शिक्षण सूत्र में इस साइड उसमें अ आएगा या म आएगा। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात और ज्ञात में अ कहां है, इधर है, मतलब अज्ञात पहले आएगा, ज्ञात बाद में आएगा। नियम से उदाहरण में म इधर आ रहा है, मतलब नियम इधर आएगा, उदाहरण पीछे आएगा। मतलब आ और म वाले जो शब्द रहे, जिन शब्दों में आ और म आएगा, मतलब अ और म आएगा, वहां वो इस साइड रहेंगे और बाकी इधर रहेगा। तो अब हमें ज्ञात करना है कि अज्ञात से ज्ञात आएगा या ज्ञात से अज्ञात आएगा। तो आप तो नियम याद रखें, जब हम निगमन विधि की बात करेंगे तो आम आप याद रखना, अ और म वाले वर्ण जिन भी शब्दों में आ रहे हैं वह पहले उस साइड आएंगे और बाकी इधर आएंगे। अब अज्ञात से ज्ञात की बात करें तो अज्ञात से ज्ञात में अ आ रहा है, इसलिए यह इधर आएगा। नियम से उदाहरण में आप देखो म आ रहा है, इसलिए ये यहां आया। प्रमाण से प्रत्यक्ष की बात करें तो यहां पर भी म है, यहाँ पर ना तो म है ना अ है, ना यहाँ भी म और अ दोनों नहीं है, यहाँ भी म और अ दोनों नहीं है। सामान्य से विशिष्ट म यहां आ रहा है, इसलिए नियम सामान्य से विशिष्ट जो रहेगा वह निगमन विधि में सामान्य इधर आएगा। सूक्ष्म से स्थूल की बात करो तो यहां पर म आ रहा है, इसलिए सूक्ष्म में म आ रहा है, इसलिए यह इधर आएगा और स्थूल इधर पीछे की तरफ आएगा। तो आप यहाँ पर जो निगमन विधि है वहां पर आम सूत्र याद रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप इस वाले में देखेंगे कि अमूर्त से मूर्त, कि यहाँ भी म आ रहा है, यहाँ भी म आ रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ अ और म दोनों आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है, म, बस मात्र म आ रहा है। तो आम की बात करें तो अ और म दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये पहले आएगा। यहाँ पर म अकेला आ रहा है, या बस एक ही एक साथ शिक्षण सूत्र है पांचवा। सूक्ष्म से स्थूल में तो आपको स्पष्ट है कि म आ रहा है, तो म इधर आ रहा है, इसलिए यह पहले आ जाएगा निगमन विधि में। लेकिन अमूर्त से मूर्त की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखो अ और म दोनों आ रहे हैं, तो ये जो अमूर्त है इसका पलड़ा भारी है, मतलब इसमें दोनों ही वर्ण आगे, और यहाँ पर बस म आ रहा है, तो अमूर्त क्या रहेगा, इसमें आगे की साइड रहेगा। तो जो आप आगमन और निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की बात करोगे तो आप जब वहां कंफ्यूज रहेंगे कि मूर्त से मूर्त आएगा या अमूर्त से मूर्त आएगा, ज्ञात से अज्ञात आएगा या अज्ञात से ज्ञात आएगा। शिक्षण सूत्र तो सभी को याद रहते हैं, ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण और मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशिष्ट, तो और इस प्रकार से प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो ये तो आप सबको याद रहेंगे, बस कंफ्यूजन वहां होता है कि आगमन में क्या आएगा और निगमन में क्या आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, निगमन में बस आप आम याद रखें, अ और म वाले शब्द इस साइड आएंगे, मतलब पहले जो अ और म वाले शब्द रहेंगे वो पहले आएंगे और जो बाकी है वो पीछे आएगा। तो अज्ञात से ज्ञात में आपको पता चल जाएगा, इसमें अ आ रहा है, इसलिए निगमन विधि की बात करें तो वहां पर अज्ञात पहले आएगा, अज्ञात से ज्ञात क्यों रहेगा, और इसका विपरीत करते ही आप समझ जाओगे वो तो आगमन विधि में रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें। अब हम आगे बात करते हैं इसके सोपानों की, निगमन विधि के। तो इसका पहला सोपान है नियम प्रस्तुतिकरण करना, दूसरा है उदाहरण विश्लेषण और निरीक्षण करना, तीसरे सोपान की बात करें निष्कर्ष या सत्यापन, और अंतिम सोपान की बात करें तो अभ्यास। तो यह क्या है, निगमन विधि के सोपान है। इसके हम गुणों की बात करें निगमन विधि के, तो प्रथम गुण है इसका उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। जो निगमन विधि है इसमें डायरेक्ट हमें नियम मिलता है, नियम को हमको सीधा क्वेश्चन या उदाहरण में रखकर उसका हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अनुकरण प्रधान विधि है, अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो निगमन विधि है अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सरल तथा संक्षिप्त विधि है, जो ये विधि है यह क्या है, सरल और संक्षिप्त विधि है। कम समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो निगमन विधि है इसमें क्या होता है, कम समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि पहले ही नियम बना दिए जाते हैं, हमें बस उन नियमों को प्रश्नों या सवालों में लगाकर उसके उत्तर प्राप्त करने रहते हैं। तो हम कम समय में इसमें क्या करते हैं, अधिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। स्मरण शक्ति का इसमें क्या होता है, विकास करती है यह विधि। अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी विधि पर आधारित होती है। याद रखना, अधिकांश जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह निगमन विधि पर ही आधारित होती है। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में आसानी होती है। जो निगमन विधि है इसका यह गुण है कि इस विधि से हम पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कर सकते हैं, जबकि आगमन विधि में पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में कठिनाई होती है या पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। इसके दोषों की हम बात करें
तो यह जो विधि है यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, याद रखना। आगमन विधि जो है वह मनोवैज्ञानिक है और निगमन विधि जो है वह क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। यह क्रिया, इसमें जो है क्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है। बालक क्या रहता है, इसमें निष्क्रिय रहता है, अध्यापक केंद्रीय विधि है। जो निगमन विधि है इसमें बालक निष्क्रिय रहता है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। जो प्राप्त ज्ञान है निगमन विधि में वह दोस्तों अस्थायी रहता है, इसमें तर्क और चिंतन का विकास नहीं होता। जो बालक है उसमें तर्क और चिंतन का विकास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। यह जो है विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित जो विधियां थी, जितनी भी विधियां थी उनकी हमने क्लास यहाँ पर ले ली। अब हम विज्ञान में जो विज्ञान क्लब रहता है, साइंस क्लब की हम बात करें, इंस्पायर अवार्ड रहते हैं, इस प्रकार की जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही है उनसे संबंधित क्लास लेंगे। अगली क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, वो भी छोटी ही रहेगी, क्योंकि हम जो मोस्ट पॉइंट है उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।